टेम्परेट कंट्रीज में ये बीमारी होती है विंटर सीजन में, और जो ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं जैसे इंडिया, यहाँ पे इस इलाकों में ये बीमारी होती है मॉनसून और पोस्ट मॉनसून। ठीक है, कौन से इसमें? मॉनसून और पोस्ट मॉनसून। तो हम लोग पढ़ेंगे इन्फ्लुएंजा। ठीक है, इन्फ्लुएंजा का नाम सुने? इन्फ्लुएंसर सुने? हाँ, इन्फ्लुएंजा मतलब फ्लू। इसको जनरल आप कॉमन लोग इसको इस नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? फ्लू। कभी भी डॉक्टर्स के पास जाओ बारिश के मौसम में तो जनरली क्या बोलते हैं? फ्लू ही हुआ है। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ेंगे इन्फ्लुएंजा के बारे में। इसको पढ़ने का आसान तरीका ये है ना कि याद रह जाए हमारे लोग को आसानी से, और इसी तरह पढ़ाने में भी आसानी हो। तो सबसे पहले इसके हम लोग की पॉइंट्स नोट करेंगे। क्या? की पॉइंट्स। जैसे हम लोग स्टेप वाइज जाएंगे ना तो हमारे लिए आसानी हो जाती है समझने में, मेरे लिए आसान हो जाता है समझाने में। तो की पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट इसका हम लोग लिखते हैं इसका इंट्रो। ठीक है ना? देखो क्या इंट्रोडक्शन इसका, या फिर आप बोलो इसका डेफिनेशन। किसका? इन्फ्लुएंजा का। दूसरा पॉइंट इसमें नोट करो इसकी हिस्ट्री के बारे में, इसकी हिस्ट्री और डिस्कवरी। ठीक है, कि पास्ट में इसके बारे में क्या क्या चीजें चली हैं और ये कैसे डिस्कवर हुआ, कब हुआ। थर्ड पॉइंट इसका हम लोग लेते हैं इसके अंदर कॉजेटिव एजेंट। यानी कि इस बीमारी के पीछे जो कॉज है, जो जिम्मेदार है वो कौन है, उसके बारे में। चौथा पॉइंट इसके अंदर हम लोग लेते हैं इसके आउटब्रेक्स कितने हुए अब तक दुनिया के अंदर, इसका हालचाल पिछले जमानों में क्या रहा। पांचवा पॉइंट इसमें ये हो गया इंट्रो, हिस्ट्री, पॉजिटिव एजेंट, आउटब्रेक्स। इसके बाद इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन कि ये फैली कैसे, होती कैसे है। ठीक है ना? मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बाद मतलब इंट्रोडक्शन हो गया, इसकी हिस्ट्री, डिस्कवरी हो गई, पॉजिटिव एजेंट क्या है, आउटब्रेक्स इसके कितने हुए, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। जब एक बार ट्रांसमिशन हो गया तो अब उसके बाद क्या होने वाला है, तो इसमें क्लिनिकल फीचर्स क्या है, क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स को भी हम लोग ना सब डिवाइड करेंगे तो और इजी हो जाता है। जैसे क्लिनिकल फीचर्स में इसमें एक पॉइंट हम लोग लेंगे इंक्यूबेशन पीरियड, दूसरा पॉइंट इसके अंदर हम ले लेते हैं सिम्टम्स, सिम्टम्स को भी अगर हम लोग और आगे डिवाइड करें, उसको सब डिवाइड करें और तो इसमें आ जाएगा, तो क्या है समझने में आसानी होगी। सिम्टम्स पर आ जाओ तो सिम्टम्स में भी आप देखोगे तो उसका एक होता है सिम्टम्स जो है ना वो कॉमन सिम्टम्स। क्या होंगे? कॉमन सिम्टम्स। दूसरा उसका रेस्पिरेटरी सिम्टम, क्योंकि इन्फ्लुएंजा को जो ताल्लुक है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से ही है, इसलिए रेस्पिरेटरी सिम्टम। थर्ड में हम इसका लिख लेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम। ठीक है, उसके बाद सिम्टम्स खत्म हो जाता है तो इसके बाद आ जाता है इसमें कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस को भी अगर हम लोग सब डिवाइड कर दें तो इसमें भी एक आ जाएंगे जनरल कॉम्प्लिकेशंस, और एक आ जाएगा इसमें सीरियस कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस कंप्लीट हो गए तो अब उसके बाद अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा इसमें डायग्नोसिस। डायग्नोस कैसा करेंगे? डायग्नोसिस में भी हम लोग एक ही पॉइंट में डायग्नोसिस को ले सकते हैं, लेकिन इसको भी हम लोग दो पॉइंट में लेते हैं।
डायग्नोसिस के भी पार्ट में जब हम पहुंचेंगे तो एक पार्ट इसका होगा क्लिनिकल और एक होगा लेबोरेटरी। ठीक, इसके बाद आखिरी पॉइंट इसके अंदर है, डायग्नोसिस हो गया, कॉम्प्लिकेशंस हो गए, लास्ट पॉइंट इस पे प्रिवेंशन एंड प्रिकॉशंस। प्रिवेंशंस एंड प्रिकॉशंस। एक बचता है इसमें ट्रीटमेंट। ठीक, हम लोग इतने पॉइंट के ऊपर इसको कवर करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना है ना। फॉर ध्यान दो, पहला इसमें पॉइंट क्या है, इन्फ्लुएंजा। तो इसका इंट्रोडक्शन क्या है इन्फ्लुएंजा का, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन इन्फ्लुएंजा की क्या है कि इन्फ्लुएंजा इज अ कंटेजियस viral infection of respiratory system, respiratory systems। चलो इसको समझो। इन्फ्लुएंजा का एक लाइन का डेफिनेशन इंट्रोडक्शन यही है कि इन्फ्लुएंजा इज अ वायरल, क्या है, इज अ कंटेजियस वायरल इन्फेक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या मतलब हो गया कि नोज, थ्रोट और लंग्स। आप समझे, इन्फ्लुएंजा जो इन्फेक्शन है वो किसका इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, किसका, नोज, थ्रोट और लंग्स का। कंटेजियस है, इसका मतलब क्या है कि छुआछात की, एक आदमी से दूसरे आदमी को फैला देगी। ठीक, इसकी ये सबसे सिंपल और आसान सी डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन इसका ये हो गया। ठीक, हिस्ट्री पे आ जाओ इसकी। तो सबसे पहले इसके नाम के बारे में जानेंगे कि इसका नाम कैसे हुआ इन्फ्लुएंजा। हिस्ट्री एंड डिस्कवरी के पार्ट में अगर हम लोग आ जाएं तो इसके नाम पर आते हैं कि इसका नाम इन्फ्लुएंजा कैसे पड़ा। तो 15वीं सेंचुरी में, 15वीं सदी में जो है ना, इटालियंस लोग, जो इन्फ्लुएंजा जो वर्ड है, ये जो इन्फ्लुएंजा वर्ड है ये इटालियन वर्ड है। कौन सा, इन्फ्लुएंजा इज अ इटालियन वर्ड which means influenced by stars। क्या, 15वीं सेंचुरी में, इसके पीछे क्या है कि 15वीं सेंचुरी में इटालियंस लोगों का यह मानना था कि जो एपिडेमिक्स होते हैं, एपिडेमिक्स का मतलब समझे ऐसे बीमारी जो किसी एक इलाके में फैल जाए, पेंडेमिक जो वर्ल्ड वाइड हो, पूरी दुनिया में, जैसे कोविड थी ना पूरी दुनिया में, एपिडेमिक एक इलाके में, जैसे भाई पूरे बॉम्बे में फैल गई है। तो उस जमाने में 15वीं सेंचुरी में इटालियंस लोगों का ये मानना था कि ये जो एपिडेमिक्स होता है ये होता किसकी वजह से है, तो ये इन्फ्लुएंस बाय स्टार्स है, यानी कि जो आसमानी मखलूक है वो इनको दुनिया वालों की तरफ भेजती है। उस तरीके से इसका नाम क्या पड़ा, इन्फ्लुएंजा। ठीक है, उस तरीके से इसका नाम इन्फ्लुएंजा पड़ा। इसका जो सबसे पहला ये डिस्कवरी जो इसकी हुई है, सबसे पहला आइडेंटिफाइड इसको जो किया है, तो 1931 में एक अमेरिकन वायरोलॉजिस्ट है, डॉक्टर रिचर्ड शोप। इन्होंने 1931 में सबसे पहला जो इन्फ्लुएंजा ए वायरस जो है ना वो आइडेंटिफाई किया, किसमें, पिग में। फर्स्ट इन्फ्लुएंजा ए वायरस इन पिग।
किसमें किया? तो सबसे पहला जो इसका आइडेंटिफिकेशन हुआ कि ये जो एक बीमारी है नोज, थ्रोट और लंग से रिलेटेड, ये जिस वजह से हो रही है वो एक वायरस उसके पीछे रीजन है, और वो वायरस का वो जो है उसका नाम क्या दिया गया? चूंकि वो इन्फ्लुएंजा उससे थी, तो मतलब इन्फ्लुएंजा था तो उसका नाम भी क्या पड़ गया? इन्फ्लुएंजा ए वायरस। पहला जो सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन हुआ इसका, आइडेंटिफाइड जो फर्स्ट टाइम पर हुआ वायरस कब हुआ? 1931 में पिग के अंदर। उसके बाद 1933 के अंदर जो है 1933 में फर्स्ट ह्यूमंस के अंदर जो इसका वायरस का आइसोलेशन हुआ, फर्स्ट जो ह्यूमंस के अंदर वायरस का आइसोलेशन हुआ वो 1933 में हुआ, लंदन में। कहा? लंदन में। वो भी कौन सा वायरस था? इन्फ्लुएंजा ए। तो इस तरह से ये सबसे पहले जो है इसका मतलब इन्फ्लुएंजा का जो फर्स्ट वायरस आइडेंटिफाइड हुआ किसमें? फर्स्ट टाइम पे पिग में हुआ। कौन सा वायरस था? इन्फ्लुएंजा ए वायरस। उसके बाद ह्यूमंस के अंदर जो उसका पहला आइसोलेशन हुआ वो 2 साल बाद ही 1933 में हुआ। फिर कुछ दिनों के बाद जाके जो है वो कुछ दिनों के बाद जाके इन्फ्लुएंजा बी, सी, ये वायरस भी जो है वो आइडेंटिफाइड हो गए। तो ये थी इसकी हिस्ट्री और डिस्कवरी। यानी इन्फ्लुएंजा इज अ कंटेजियस वायरल इन्फेक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम्स कॉज्ड बाय द इन्फ्लुएंजा वायरस ए, बी, सी। ठीक है, ये हो गई इसकी हिस्ट्री। तो अब अगर हम लोग इसके कॉजेटिव एजेंट के बारे में आते हैं तो इसका कॉजेटिव एजेंट कौन है? अब बताओ। बताओ, अब भी तो पढ़े ना। हाँ, इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा वायरस। कंफ्यूज हो गया ना? तो इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है? इन्फ्लुएंजा जो बीमारी है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारी है। वो बीमारी किस वायरस की वजह से होती है? इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? इन्फ्लुएंजा। तो पॉजिटिव एजेंट क्या हुआ? इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है, अभी जो इन्फ्लुएंजा वायरस होता है इसके भी टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस में अगर हम लोग देखेंगे तो टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस क्या क्या है? ए, बी, सी एंड डी, 4 है। ठीक है, 4। इसमें से देखो, इसमें से जो ये ए है इसके भी कई सब टाइप्स बन जाते हैं। कैसे? इसके भी कई सब टाइप्स हो जाते हैं। सब इसको एकदम सिंपली समझो। इन्फ्लुएंजा एक वायरस है, ठीक है, जो बीमारी पैदा करता है। कौन सी? इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन पैदा करता है, यानी फ्लू का इन्फेक्शन पैदा करता है। उसके कितने टाइप्स है? ए, बी, सी और डी। इसमें जो ये ए है इसके भी कई एक सब टाइप्स हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं सब टाइप्स? तो ये जो ए है इसके सरफेस के ऊपर जो है ना, इसके जो सब टाइप्स होते हैं वो कैसे बनते हैं? इसके सरफेस के ऊपर, ए वायरस के सरफेस के ऊपर 2 टाइप के प्रोटीन्स होते हैं। कितने? 2 टाइप के प्रोटीन्स होते हैं। एक प्रोटीन को कहते हैं हीम एग्लूटिनिन। क्या कहते हैं? हीम एग्लूटिनिन। शॉर्ट में इसको कहा जाता है HA या फिर सिर्फ H। ठीक है, जो इसी के ये ए इन्फ्लुएंजा ए वायरस के जो सरफेस के ऊपर दूसरा प्रोटीन होता है उसको कहते हैं न्यूरामिनिडेज। क्या कहते हैं? न्यूरामिनिडेज। ठीक है, ये जो न्यूरामिनिडेज है इसको शॉर्ट में NA या फिर सिर्फ N कहा जाता है। अब इधर समझो, इन्फ्लुएंजा वायरस के जो 4 टाइप्स है A, B, C और D, उसमें से जो A वायरस है इसके भी कई एक सब टाइप्स होते हैं। सब टाइप्स कैसे बनते हैं? उसके सरफेस के ऊपर मौजूद 2 प्रोटीन्स की वजह से बनते हैं। अब इसमें कितने टाइप के प्रोटीन्स अभी तक दिख मिल चुके हैं, मतलब इतना वेरिएंट इसके अंदर होता है इस वायरस के अंदर। इसमें थोड़े थोड़े से उसके सरफेस पे जो प्रोटीन्स है वो थोड़े थोड़े से चेंजेस के साथ में अलग अलग होते जाते हैं।
होते हैं वो क्या, हीमोग्लूटिनिन और न्यूरामिनेडेज होते हैं, लेकिन है ना उसमें भी थोड़े थोड़े से चेंजेस के साथ वो और भी कई शक्लें बना लेते हैं। तो इसी तरह ये जो हीमोग्लूटिनिन H है, ये टोटल कितने हो जाते हैं, H1 से लेकर H18, कितने, हाँ 18 सब टाइप्स खाली ये बना लेता है, ठीक है। और न्यूरामिनेडेज जो अभी तक जितने डिस्कवर हो चुके हैं या जितने अभी आइडेंटिफाई हो चुके हैं वो N1 से लेकर N11 तक, ठीक है। अब अगर तुम लोग इसको करोगे मल्टीप्लाई 18 इंटू 11 तो कितना बन जाएगा, 198, यानी पॉसिबिलिटीज कितने इसके सब टाइप्स की, 198 इसकी पॉसिबिलिटीज है इसके सब टाइप्स बनने की। कैसा बनता है सब टाइप्स, देखो देखो इसका सब टाइप्स कैसा बनेगा। इसका सबसे कॉमन चीज जो है, जैसे ना इन्फ्लुएंजा ए वायरस है ए ही, लेकिन उसके सरफेस के ऊपर जो प्रोटीन है हीमोग्लूटिनिन और न्यूरामिनेडेज, वो कभी क्या हो रहा है कि H1 बन रहा है और दूसरा वाला क्या बन रहा है, वो भी N1 बन रहा है। क्या बन रहा है, N1। इस तरह ये एक क्या बन जाएगा, टाइप सब टाइप किसका, इन्फ्लुएंजा ए वायरस का सब टाइप्स कौन सा है, H1N1। ये सबसे फेमस कौन सा है मालूम है, जो स्वाइन फ्लू का नाम सुने थे ना, स्वाइन फ्लू 2009 में पेंडेमिक आया था, WHO ने उसको डिक्लेयर किया था वर्ल्ड वाइड, वो ये वायरस था H1N1। अब इस सबसे लेटेस्ट में जो सीजनल फ्लू जो होते हैं उसमें सबसे लेटेस्ट में जो इसका एक सब टाइप हुआ है, पुराना लेकिन अभी भी इन्फेक्शन फैलाया था दिल्ली में, ये पिछले महीने में सितंबर मंथ में बहुत ज्यादा, इतने ज्यादा लोगों को इन्फेक्शन हुआ ना इसकी वजह से, मतलब सर्दी खांसी और कफ बहुत ज्यादा, फ्लू ये इन्फ्लुएंजा का इन्फेक्शन दिल्ली में हुआ था अभी 10 दिन पहले, 10-15 दिन, यानी कि सितंबर एंड की मिड और एंड की बात है। उसमें जो इसका सब टाइप था H3N2, समझे वो कैसा बना रहा है, मतलब ए सरफेस के ऊपर कभी हीमोग्लूटिनिन जो है ना वो 1 की कंडीशन ले रहा है और कभी किसकी ले रहा है, N में 2 ले रहा है, 3 ले रहा है, जैसा भी बना ले। तो इस तरह हेपेटाइटिस इन्फ्लुएंजा ए वायरस के कितने सब टाइप बन जाते हैं, पॉसिबिलिटीज कितने की है, 198 की, जिसमें बहुत से तो अभी भी हैं और जो बहुत ज्यादा ही इन्फेक्शन फैलाते हैं, जैसे H1N1, H3N2, ये तो अभी लेटेस्ट है जो पूरे दिल्ली को घेरे में लेके रखा था सितंबर मंथ में 2025 में, ठीक है। इस तरह इसके कई एक सब टाइप्स बन जाते हैं, यानी इन्फ्लुएंजा वायरस उसके कितने टाइप्स है, 4, उसमें ए के कितने हैं, लगभग जो है वो उसके सरफेस के प्रोटीन के जरिए लगभग 198 तक उसके टाइप्स बन सकते हैं, जिसमें बहुत से अभी आइडेंटिफाइड हो चुके हैं। दूसरा जो है बी, ये बी जो है इसके कोई बहुत ज्यादा सब टाइप्स नहीं होते, सिर्फ 2 लाइनेज में जाता है ये बी, इन्फ्लुएंजा बी वायरस जो है वो सिर्फ 2 लाइनेज में जाता है। बी को एक लाइनेज है यामागाटा लाइनेज और दूसरा है विक्टोरिया लाइनेज, ठीक है। तो इन्फ्लुएंजा ए के कई एक सब टाइप्स है, बी जो है ना सिर्फ 2, एक बी यामागाटा लाइनेज और दूसरा विक्टोरिया लाइनेज। सी का कोई भी सब टाइप्स नहीं है, वो अपना ही एक सिंगल है। जो डी है, देखो ये ह्यूमंस को भी और एनिमल्स को भी इन्फेक्शन देता है, ह्यूमंस को भी एनिमल को भी इन्फेक्शन देता है, ये बहुत सीवियर कंडीशन तक पहुंचा देता है, ये भी थोड़ा तो वैसे ही है, ये बहुत हल्का जो ना तकलीफ, हल्की सी इन्फेक्शन आते हैं, मोस्टली रिकवर हो जाते हैं। डी जो है ये ह्यूमन पे इन्फेक्टेड नहीं होता, ये सिर्फ कैटल्स पर इन्फेक्शन अभी तक इसका मिला है। बिल्कुल, इसके जो ये प्रोटीन्स जो होते हैं वो बहुत वेरिएंट उसके आते हैं। तो समझ गए। अब देखो इसको जो पॉजिटिव एजेंट वाले पार्ट में हम लोग देख रहे हैं, तो इन्फ्लुएंजा जो डिजीज है कॉज बाय द इन्फ्लुएंजा वायरस, देयर आर 3 और 4 टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस, A, B, C, D, और जो है ए जो है उसके भी कई एक सब टाइप्स है। किस वजह से बनते हैं, उसके सरफेस पे मौजूद 2 टाइप के प्रोटीन्स H और N, इसके जरिए उसकी सबसे बड़ी मिसाल अगर हम लोग देने जाए तो स्वाइन फ्लू का H1N1 और इसी तरह जो है सीजनल फ्लू का H3N2 जो अभी था, और भी इसमें कई एक बनते हैं।
ठीक है। और बी का जो है वो सिर्फ 2 ही लाइनेज होती है, इसके बहुत ज्यादा सब टाइप्स नहीं, यामागाटा और विक्टोरिया। सी का कोई भी नहीं है और डी का ह्यूमन से भी कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। इसका अगला क्या है, इसके आउटब्रेक्स के बारे में। ये हो गया ना पॉजिटिव एजेंट, आउटब्रेक्स के बारे में। आउटब्रेक्स का मतलब इसका जो सबसे पहला डॉक्यूमेंटेड जो रिकॉर्ड है इसका, कि ये पहला सबसे पहला डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड इसका 1580s में है, जो कि ये एशिया से यूरोप और अफ्रीका तक फैल गया, ठीक। इसका सबसे पहला जो डॉक्यूमेंटेड, हालांकि रिकॉर्ड में तो ना बिफोर क्राइस्ट भी मिलता है कि ऐसी बीमारियां फैली थी जिससे लंग्स मुतासिर होते थे, और मतलब वो रेस्पिरेटरी सिम्टम सिस्टम जो है वो पूरा मुतासिर होता था। वो बीसी में भी मिलता है, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, उसमें भी उसके रिकॉर्ड्स हैं। लेकिन जो डॉक्यूमेंटेड, जो वेल डॉक्यूमेंटेड पहला रिकॉर्ड क्या है, 1580s में एशिया से यूरोप और अफ्रीका तक ये बीमारी फैली। उसके बाद अगर हम लोग देखें इसका सबसे मेन, तो इसका सबसे बड़ा जो पैंडेमिक आया, वो सबसे पहला इसका बड़ा पैंडेमिक आया 1919 में। 1918-1919 में पूरी दुनिया में जो है ना ये फैला। इसमें सबसे पहला जिसने ना ओपन किया कि भाई हमारे यहाँ पर एक ऐसी सी बीमारी फैली है जिसकी वजह से जो है वो लंग्स पूरी तरह खराब हो जाता है और डेड हो जाती है, बहुत ज्यादा मौतें हो रही हैं, तो ये 1918 में था। तो वो स्पेन था। क्या? स्पेन ने सबसे पहले इसको रिकॉर्ड कराया, इसलिए इस फ्लू का नाम दिया गया स्पेनिश फ्लू। क्या नाम दिया गया? स्पेनिश फ्लू। इसमें लगभग जो है ना ऑन रिकॉर्ड बताया जाता है कि 20 से 50 मिलियन तक जो है ना वो लोगों की डेथ हुई पूरी दुनिया में। सबसे बड़ा पेंडेमिक ये माना जाता है 1918-19 में। ये जिसकी वजह से ये स्पेनिश फ्लू आया था, स्पेनिश फ्लू जिस वायरस की वजह से आया था वो कौन सा वायरस था? इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा का ए वायरस, और उसके टाइप जो लिखी गई है वो H1N1 थी। पहला पेंडेमिक जो पूरी दुनिया में वेल रिकॉर्डेड 19th सेंचुरी के अंदर आया वो क्या था? 1918-1919 में स्पेनिश फ्लू। उसके बाद दूसरा पेंडेमिक आया, इसमें एक 1957 और 1958 में, जिसको कहा गया एशियन फ्लू। क्या कहा गया? इसके पीछे भी जो वायरस कॉज था वो क्या था? ए। इसके पीछे भी जो वायरस कॉज था क्या था? ए। उसके बाद इसमें जो तीसरा आउटब्रेक हुआ इसका पेंडेमिक की शक्ल में, वो 1968 में, इसको कहा गया हांगकांग फ्लू। हांगकांग फ्लू। इसके पीछे भी जो पॉजिटिव एजेंट था वो क्या था? इन्फ्लुएंजा ए वायरस, ठीक। फिर उसके बाद आया 1977 में, ये रशिया में हुआ, जिसको रशियन फ्लू कहा गया। क्या कहा गया? इसके पीछे भी जो रीजन था ए, ठीक है। कितना डेंजर है ये ए। इसके बाद जो सबसे करीबी हमारे इलाके में, हमारे जमाने में आया वो क्या था? 2009 में स्वाइन फ्लू। इसको WHO ने जो है क्या, इसको भी पैंडेमिक ही डिक्लेयर किया, क्योंकि ये पूरी दुनिया में फैला। और इसके पीछे भी जो कॉज था क्या था? इन्फ्लुएंजा ए वायरस। और इसका जो सब टाइप था वो क्या था? H1N1, थोड़े से वेरिएंट के साथ। ये H1 और ये जो दोनों है, इसमें थोड़ा सा वेरिएंट हुआ था ये वायरस में, और ये थे एक ही, मतलब दोनों के प्रोटीन भी सेम थे, लेकिन वो प्रोटीन बोलते ना कि वो तह के अंदर तह बना के बैठे थे वो लोग अलग टाइप से। तो ये क्या हुआ? ये सबसे करीबी हम लोगों ने ये, इसलिए H1N1 को कभी भी स्वाइन फ्लू को अगर इस टाइम पे अगर जिक्र आता है तो उसके पीछे कौन सा ये लगाते हैं?
H1N1, ये इसके जो है ना आउटब्रेक्स है। अभी भी मैंने बताया ना कि अभी हमारे इंडिया के अंदर भी अभी तो मानसून सीजन चल रहा है ना, तो सितंबर में तुम लोग अगर देखोगे तो दिल्ली गवर्नमेंट ने इसके बारे में बहुत वो की, और कई इन्फ्लुएंसर्स ने जो है ना इसके बारे में, डॉक्टर्स ने कई वीडियोस अपलोड किए कि दिल्ली में एक पूरे कई इलाके में जो है ना यही फ्लू चल रहा है। उसमें क्या था, H3N2। लेकिन बहरहाल वो ज्यादा फैला नहीं है, ये सीजनल शक्ल इख्तियार कर लेता है, ये सीजनल शक्ल इख्तियार कर लेता है। ठीक है, इसका भी तुम लोग एक फोटो लेना चाहो तो ले लो। फिर हम लोग आते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन पे। हो गया, चलो एक मिनट अब आ जाएगा। देखो अभी तुम लोगों से एकदम सिंपल सी चीजें पूछे हैं, तो भाई इन्फ्लुएंजा क्या है, एक वो फ्लू तो उसका दूसरा नाम ही है। इन्फ्लुएंजा एक बीमारी है जो होती है किससे, हाँ कौन से वायरस से, इन्फ्लुएंजा वायरस। उसके कितने टाइप्स है, 4 टाइप है, A B C D। D जो है वो किसमें, कैटल्स में उसका इन्फेक्शन होता है। A B और C से जो है ह्यूमंस और एनिमल्स भी मुतासिर होते हैं, लेकिन A जो होता है वो सबसे ज्यादा डेंजर की होता है, और A के ही जो है कई ज्यादा सब टाइप्स है और वही सबसे ज्यादा स्प्रेड होते हैं। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन पर आते हैं हम लोग। मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब क्या है बताओ, कैसे फैलता है, कैसे फैलता है वो, कैसे एक दूसरे को लगता है। किसको छूने से, ये तो बहुत बहुत सारी चीजों से फैल सकता है ना, जैसे बात करने से। मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब क्या है, छूने से। और फिर खाने से। देखो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में इसमें जाहिर सी बात है कि ये कैसे एक से दूसरे को लगता है। ठीक है, कैसे एक से दूसरे को लगता है। मान लो कि कोई एक इन्फेक्टेड पर्सन है, एक आदमी, अब वो कैसे फैलाएगा, तो इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन में सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन। ड्रॉपलेट्स ट्रांसमिशन, ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा आदमी जो इन्फेक्टेड है, वो मैं उससे बात कर रहा हूँ, मान लो मैं ही इन्फेक्टेड हूँ, मैं तुम लोगों से बात कर रहा हूँ, बात करते करते मुझे छींक आ जा रही है या फिर खांसी आ जा रही है, या बात करते करते मेरे मुंह से कुछ ड्रॉपलेट्स किसी भी वजह से निकल रहे हैं, छींकने से, खांसने से, बात करने से, और वो तुमको जाके लग जा रहे हैं, तुम्हारे मुंह तक पहुंच जा रहे हैं, तो वो क्या है, ये वायरस इस तरह तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। अच्छा, ये कितने दूरी से फैलेगा, तो कम से कम 1 से 2 मीटर के फासले में ले लेगा। मतलब अभी 2 मीटर बोले तो ये मत जोड़ो कह रहे 2 मीटर कहाँ हो गया, 2 मीटर बोले तो मैं यहाँ खड़ा हूँ तो तुम लोग जहाँ बैठे हो, यानी मैं यहाँ से भी तुम लोग बात कर रहा हूँ, ऐसे में भी मुझे छींक आ जाए और मैं उसका प्रिकॉशन नहीं लूँ, तो क्या होगा, ये वायरस तुम लोग तक पहुंच जाएगा। इसको क्या कहते हैं, ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन। एक हो गया इसका ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन। दूसरा ये है एयरबोर्न ट्रांसमिशन। एयरबोर्न इस तरह से कि जो ऐसी जगह जो बहुत ही मतलब वेंटिलेशन नहीं है, जैसे बसेस है, ट्रेन है, ठीक है, ऐसी जगह पर जो है इसके जो वायरसेस होते हैं वो बहुत देर तक के लिए, जो इसके स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वायरस के, वो हवा के अंदर बहुत देर तक के लिए सस्पेंड हो जाते हैं, बहुत देर तक। अब ऐसी जगह पर जो लोग, बाद में आने वाले लोगों को भी ये लग सकता है, जैसे बसेस बताओ ना, बसेस में है, ट्रेन में है, कंजेस्टेड एरियाज में है, जहाँ भीड़ भाड़ है, वहाँ बहुत देर तक ये इसके, मैं फैला के चला गया खांस छींक के, उसके बाद वो हवा में ही बहुत देर तक सस्पेंड है, फिर कोई आ रहा है और वो उससे उसको इन्फेक्शन लेके जा रहा है, वो ये एयरबोर्न भी है। तीसरा क्या है, ये कांटेक्ट, कांटेक्ट ट्रांसमिशन।
कांटेक्ट ट्रांसमिशन में एक तो होता है डायरेक्ट कांटेक्ट। डायरेक्ट कांटेक्ट का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा आदमी जो इन्फेक्टेड है, आप उससे डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाओ, हाथ मिला लिए उससे, गले मिल लिए उससे, है ना, आप उससे मतलब वो इन्फेक्टेड है और आप उससे डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए, तो वो आपको ट्रांसफर हो गया। इनडायरेक्ट कांटेक्ट दूसरा क्या है? इनडायरेक्ट कांटेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब क्या हो गया? मैं इन्फेक्टेड हूं, मैं ये मार्कर का इस्तेमाल कर रहा हूं, है ना, मुसलसल बात करते करते जो है वो मैं अपने हाथों को फिर खांस रहा हूं, छींक रहा हूं, मेरे हाथ पूरी तरह से इन्फेक्टेड है, मैं उससे जो है ना ये मार्कर को पकड़ा हूं, ये कुर्सी के हिस्से को पकड़ा हुआ हूं, ये टेबल पे हाथ रख दिया हूं, रिमोट उठा लिया हूं, फोन उठा लिया हूं, मेरे बाद कोई भी उसको उठा ले, मैं ये मार्कर यहाँ टेबल पे रख के चला गया, तुम लोग जाते जाते उठा के टेबल पे रख दिए दूसरी जगह, इस तरह ये इन्फेक्शन वायरस जो है मेरे जरिए तुम्हारे पास आ गया, फिर वो किसी भी तरह तुम्हारे नाक मुंह को छूने से, तो इसको क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट कांटेक्ट। आप इनडायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए। चौथा है इसके अंदर है सेल्फ इनोक्यूलेशन। सेल्फ इनोक्यूलेशन का मतलब यही हो गया जो इनडायरेक्ट कांटेक्ट है कि भाई आप किसी तरह से आपका हाथ इन्फेक्टेड हो गया, फिर वो आपका हाथ जो है वो आप ही के मुंह और नाक तक पहुंच गया, आप उससे इन्फेक्टेड हो गए। तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कितना हो गया? ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन, एयरबोर्न, कांटेक्ट और डायरेक्ट जो ये सेल्फ इनोक्यूलेशन, इसके जरिए ये फैल जाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? कंटेजियस। देखो इसकी सबसे बड़ी मिसाल, घर में किसी एक को भी अगर फ्लू हो गया तो ऑलमोस्ट पूरा घर जो है वो हफ्ते भर में मुतासिर हो जाता है। अच्छा, एक इन्फेक्टेड पर्सन कितने दिन तक इसका इन्फेक्शन फैला सकता है? उसको जब तक रहेगा तब तक नहीं, एक इन्फेक्टेड पर्सन जो है ना वो उसके जो सिम्टम्स अपीयर होने के एक दिन पहले से लेकर 8 दिन तक जो है वो उसका इन्फेक्शन फैला सकता है। ठीक है, इसका अगला पॉइंट देखते हैं। हमारे हो गए ये आउटब्रेक्स हो गया, मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया, अगले आते हैं क्लिनिकल फीचर्स के ऊपर। क्लिनिकल फीचर्स में जो है सबसे पहला पॉइंट वो क्या है? इंक्यूबेशन पीरियड। यानी एक कोई भी वायरस ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर होता है तो उसके सिम्टम्स वो कितने दिन बाद उसके सिम्टम्स अपीयर होते हैं, ये जो पीरियड होता है इसको कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो इन्फ्लुएंजा वायरस में, इन्फ्लुएंजा फ्लू के इन्फेक्शन में जो इंक्यूबेशन पीरियड है यानी कि वायरस इंटर होने के बाद जो सिम्टम्स अपीयर होने का टाइम है वो 1 से लेकर 4 दिन का है। यानी कि फर्स्ट डे में भी सिम्टम्स अपीयर हो सकते हैं, जितना सीवियर इन्फेक्शन होगा इसी तरह क्या है, चौथे दिन तक में इसके सिम्टम्स अपीयर होते हैं, इसको कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। अच्छा, अब अगला इसमें पॉइंट ये है कि जो इंक्यूबेशन पीरियड में, इंक्यूबेशन पीरियड के बाद जो सिम्टम्स अपीयर होते हैं, तो इसमें हम लोग सबसे पहला पॉइंट देखेंगे कॉमन सिम्टम्स, कि एक पेशेंट को जिसको इन्फ्लुएंजा का इन्फेक्शन हो गया है, एक पेशेंट जिसको इन्फ्लुएंजा का इन्फेक्शन हो गया है और उसका इंक्यूबेशन पीरियड भी जो है वो निकल रहा है, आप कितने उसको जो सिम्टम्स अपीयर होंगे, तो सिम्टम्स को हम लोगों ने 3 टाइप में किया है ना, कॉमन, रेस्पिरेटरी और गैस्ट्रो। तो इसमें सबसे पहला कॉमन सिम्टम्स क्या है वो देखते हैं। कॉमन सिम्टम्स, तो ऐसे पेशेंट को जिसको इन्फ्लुएंजा का इन्फेक्शन हुआ हो तो कॉमन सिम्टम्स में सबसे पहली चीज़ तो उसको होगी फीवर। ठीक है, फीवर आएगा। दूसरा, उसको पेशेंट को जो है वो चिल, ठंडी लगेगी, या आप कह लो कि शिवरिंग हो सकती है। ठीक है, कपकपाहट भी हल्की आ सकती है। इसी तरह पेशेंट को जो है वो हेडेक होगा, ये इसी तरह पेशेंट को बॉडी पेन और जॉइंट पेन्स हो सकते हैं, बॉडी पेन, मसल पेन। ठीक है ना, इसको आप कह सकते हो ब्रेक बोन, हड्डियों को तोड़ने वाला बुखार जिसको कहते हैं। ठीक है, ये इसके
कॉमन सिम्टम्स में। इसी तरह पेशेंट को इसके अलावा कॉमन सिम्टम्स में पेशेंट को थकावट बहुत महसूस होगी और वीकनेस बहुत ज़्यादा आएगी, फटीग और वीकनेस पेशेंट को आएगी। ये इसके कॉमन सिम्टम्स हैं, ठीक है। एक पेशेंट जिसको फ्लू का वायरल इन्फेक्शन हो गया हो तो कॉमन सिम्टम्स में ये है। अब इसके रेस्पिरेटरी सिम्टम्स पर आते हैं हम लोग। रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, तो ऐसा पेशेंट जिसको फ्लू का इन्फेक्शन हो, तो हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन में इंट्रो में पढ़े थे कि इन्फ्लुएंजा इज़ अ कंटेजियस वायरल इन्फेक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसमें लंग्स है, नोज़ है, थ्रोट है। तो इसमें जाहिर सी बात है कि इसमें फिर इन्फेक्शन जो सिम्टम्स अपीयर होंगे वो रेस्पिरेटरी भी होंगे। तो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स में पेशेंट को क्या क्या हो सकता है, तो ब्लॉक नोज़ हो सकती है, उसकी नाक बंद हो सकती है, इसी तरह रनी नोज़ हो सकती है, यानी नाक बह सकती है, और सोर थ्रोट हो सकता है। सोर थ्रोट का मतलब समझे, गले के इस पार्ट पे, गले के इसमें इन्फेक्शन, सोर थ्रोट हो सकता है। फिर इसी तरह पेशेंट को जो है वो चेस्ट डिस्कम्फर्ट होगा, लंग्स उससे मुतासिर होता है ना, तो चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो सकता है। इसी तरह पेशेंट को ड्राई कफ हो सकता है। ये इसके हो गए इसके रेस्पिरेटरी सिम्टम्स। अगला इसमें पार्ट है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स। तो गैस्ट्रो में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल में पेशेंट को क्या हो सकता है, नौशिया हो सकता है। अगर छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा क्या बड़ों को भी होता है, लेकिन छोटे बच्चों को, बच्चों में ज़्यादा होता है, वो वोमिटिंग हो सकती है और डायरिया भी लग सकता है। ये किनको है, ये छोटे बच्चों के अंदर। ये इसके क्लिनिकल फीचर्स में इसके सिम्टम्स है। इसके अलावा फिजिकल सिम्टम्स में भी जो है वो एक पेशेंट की आंखें जो है वो सुर्ख और वाटरी आइज हो सकती है, आंखें बहना जैसे बहती है ना, आंखें लाल होके, ये हो सकता है। फ्लश्ड फेस हो सकता है। और फिजिकल सिम्टम्स में पेशेंट को जो है वो एक आप कह सकते हो कि लिम्फ नोड जो है वो सर्वाइकल लिम्फ नोड्स अपीयर हो सकते हैं। ये इसके अलावा कॉमन रेस्पिरेटरी और गैस्ट्रो के अलावा फिजिकल सिम्टम्स भी इसमें अपीयर होते हैं। इसका भी एक फोटो ले लो। अब इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में जानते हैं, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस यानी इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस को भी हमने दो पार्ट में लिया है ना। पहला क्या है, जनरल कॉम्प्लिकेशंस। जनरल कॉम्प्लिकेशन में पेशेंट को जो है उसको साइनसाइटिस हो सकता है। साइनसाइटिस का मतलब क्या हो गया, साइनसेस जो है उसका इन्फेक्शन, उसको साइनसाइटिस हो सकता है। इन्फेक्शन इन साइनसेस, ठीक है। इसी तरह पेशेंट को ओटाइटिस भी हो सकता है, ओटाइटिस मीडिया। ये जनरली बच्चों में होता है। ओटाइटिस मतलब इन्फेक्शन ऑफ द ईयर, कानों का इन्फेक्शन। ठीक है। अच्छा, गैस्ट्रो के इश्यूज होते हैं ना, बताया ना बच्चों को, छोटे बच्चों को आमतौर पर इसमें क्या होता है, फ्लू में बच्चों को जो है वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स अपीयर होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है। ये तो हो गए इसके जनरल कॉम्प्लिकेशंस। इसके सीरियस कॉम्प्लिकेशंस क्या है फ्लू के, सीरियस कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहली चीज़ तो पेशेंट को निमोनिया हो सकता है।
और ये फर्स्ट स्टेज में जो है ना प्राइमरी तौर पर ये वायरल होता है, सेकेंडरी में ये बैक्टीरियल भी हो सकता है निमोनिया। अच्छा, निमोनिया होने की वजह से ऐसे पेशेंट जिसको अस्थमा वगैरह का या पहले से लंग्स का कोई प्रॉब्लम हो, तो ऐसे पेशेंट को जो है वो कंडीशन वर्स्ट कंडीशन भी हो सकती है। ये इसके सीरियस कॉम्प्लिकेशंस में से पेशेंट को इसके अलावा ब्रोंकाइटिस हो सकता है। ठीक है, चूंकि रेस्पिरेटरी है, लंग्स इसमें इन्वॉल्व हो जाता है तो ब्रोंकाइटिस हो सकता है। किसी पेशेंट को अगर डायबिटीज़ है तो उसकी डायबिटीज़ की कंडीशन वर्स्ट हो सकती है। किसी को अगर कार्डियक इश्यूज़ है तो उसमें भी जो है वो कार्डियक मसल्स में भी इश्यूज़ पैदा कर सकता है। इसी तरह पेशेंट को इसमें मायोकार्डाइटिस हो सकता है। मायोकार्डाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ हार्ट मसल्स। ठीक है, इसी तरह पेशेंट को एंसेफ्लाइटिस हो सकता है। इंसेफ्लाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन, ब्रेन में भी इन्फ्लेमेशन हो सकता है इसी की वजह से, फ्लू की वजह से। अच्छा, कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो उसको फेब्राइल सीजर, इसमें सीरियस कॉम्प्लिकेशंस में से जो है वो फेब्राइल सीजर हो सकता है। फेब्राइल सीजर्स का मतलब ये हो गया कि फिट आती है हाई ग्रेड फीवर की वजह से। फिट ड्यू टू हाई ग्रेड फीवर। ठीक है, ये इसके सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। इसमें जो है वो सेप्सिस भी हो सकता है। किसी को सेप्सिस एक कॉमन कंडीशन में नहीं होता, मगर इसके भी चांसेस होते हैं, यानी कि ये लाइफ थ्रेटनिंग है सब चीज़ें। तो कॉम्प्लिकेशंस के अंदर जनरल में हम लोगों ने देखे कि साइनसाइटिस है, ओटाइटिस है, डिहाइड्रेशन है, और सीरियस कॉम्प्लिकेशंस में निमोनिया है, ब्रोंकाइटिस है, मायोकार्डाइटिस है, इंसेफ्लाइटिस है, सेप्सिस हो सकता है। छोटा बच्चा है तो फेब्राइल सीजर्स हो सकते हैं, यानी उसको अकड़ी आ सकती है, फिट आ सकती है। ये हो गए इसके क्लिनिकल फीचर्स। इस देखो अभी हमारा इसमें क्लिनिकल फीचर्स हो गए, कॉम्प्लिकेशंस हमारा निपट गया। डायग्नोसिस, डायग्नोसिस के पार्ट पर आओ। डायग्नोसिस में इसमें एक पॉइंट हमेशा याद रखो कि मोस्ट फ्लू इज डायग्नोस्ड बाय क्लिनिकली। ठीक है, तो जो फ्लू होते हैं वो जनरली क्या होता है, उसके क्लिनिकली यानी जो उसके सिम्टम्स होते हैं उसके हिसाब से ही डायग्नोस कर लिया जाता है कि नोज़ ब्लॉक है, रनी नोज़ है, सोर थ्रोट है। इसी तरह पेशेंट को जो वो टायर्डनेस है, और पेशेंट जो है वो उसके रेस्पिरेटरी कुछ सिम्टम्स अपीयर हो चुके हैं, गैस्ट्रो सिम्टम्स अपीयर हो गए, तो मोस्ट ऑफ द फ्लूज जो है वो डायग्नोस हो जाते हैं क्लिनिकली। लेकिन अगर कभी कभी आपको ऐसी ज़रूरत पड़ी कि लेबोरेटरी तक जाना पड़े उसको डायग्नोस करने के लिए, तो लेबोरेटरी डायग्नोसिस में एक टेस्ट है RIDT, यानी कि रैपिड इन्फ्लुएंजा डायग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक है, ये एक टेस्ट होता है, इसमें नेजल और थ्रोट के स्वैब के ज़रिए से डायग्नोस किया जाता है। एक दूसरा टेस्ट इसमें होता है RT-PCR। RT-PCR भी ज़्यादा जो रिलायबल टेस्ट है वो RT-PCR होता है। इसका लेबोरेटरी टेस्ट में डायग्नोसिस के बेस पर ये दो टेस्ट किए जा सकते हैं। किसी पेशेंट को क्लिनिकली और जांचने के लिए कि उसको उससे रिलेट करते हुए कौन से ब्लड टेस्ट या इन्वेस्टिगेशन हो सकते हैं लेबोरेटरी में, तो रिलेटेड जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस में पेशेंट का, ऐसे पेशेंट का CBC किया जा सकता है, क्योंकि WBC और इसी तरह प्लेटलेट्स वगैरह देखने के लिए। और दूसरा पेशेंट, चूँकि इसमें पेशेंट का लंग्स इन्वॉल्व होता है, तो लंग्स इन्वॉल्व होता है तो इसका एक्सरे किया जा सकता है, एक्सरे चेस्ट किया जा सकता है।
प्लस पेशेंट का जो है इन्फ्लामेटरी मार्कर टेस्ट किया जा सकता है ब्लड इन्वेस्टिगेशन में। इन्फ्लामेटरी मार्कर जैसे कि ESR है, CRP है। इसी तरह गैस्ट्रो, इसमें चूँकि मसल और लिवर भी इन्वॉल्व होता है तो इसमें ब्लड टेस्ट में SGPT, SGOT और मसल भी इन्वॉल्व होता है तो CK यानी क्रिएटिन काइनेज, ये ब्लड इन्वेस्टिगेशन इससे रिलेटेड किए जा सकते हैं। ये हो गया इसका डायग्नोसिस। ठीक है, इसका भी एक फ़ोटो ले लो। अब इसमें आखिरी चीज़ बची है इसका प्रिवेंशन और प्रिकॉशंस। यानी कि अब आपको अगर सीज़न के फ्लू से, हमारे इलाके में मानसून चल रहा था, अब पोस्ट मानसून विंटर आ रहा है तो इंडिया में, तो ऐसे में फ्लू फैलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ऐसी कंडीशन में अपने आप को अगर आपको बचाना है तो क्या प्रिवेंशन लेना चाहिए? तो ऐसे में इसमें सबसे अच्छा ये होता है कि एक एनुअली फ्लू शॉट होता है, यानी कि एक वैक्सीन होती है, साल में एक मरतबा फ्लू से बचने के लिए, इन्फ्लुएंजा से बचने के लिए लगाई जाती है। उसको आप लगा लें तो ये आपके लिए सबसे सेफेस्ट साइड जो है वो यही है। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो इसमें सबसे मेन चीज़ ये है कि जो विंटर सीज़न अब आ गया है तो ऐसी कंडीशन में जो है वो कोशिश करें कि डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन से। ठीक है, अगर चलो किसी वजह से आपको सामना करना ही पड़ रहा है, ट्रैवल कर रहे हैं, आपको जो है वो बस में जाना है, ट्रेन में जाना है, इसी तरह किसी ऐसे पर्सन से या हमारी फैमिली के अंदर ही किसी को हो गया है, तो चूंकि ये फ्लू है इसलिए इसमें बताया गया ना कि कंटेजियस है, ये जो है फ़ौरन घर वालों को भी लपेट लेता है इसमें अपने साथ में। एक आदमी घर में अगर इन्फेक्टेड हो गया तो ऑलमोस्ट पूरा घर इससे इन्फेक्टेड हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जो है वो क्या करें, मास्क वगैरह का इस्तेमाल करें और यूज़ ऑफ मास्क हो जाए। फिर इसी तरह आप जो है वो हैंड वॉश प्रॉपर करें। हाथों को प्रॉपर धोने का मतलब ये हो गया कि आप कहीं पर भी चलत फिरत में हाथ लगा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, हैंडल पकड़े हुए हैं, कोई सीट को पकड़े हुए हैं, उसमें किसी इन्फेक्टेड पर्सन का हाथ लगा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में बार बार अपने चेहरे की तरफ हाथ ना ले जाते हुए आदमी क्या करे कि अवॉइड करे, और दूसरा फ़ौरन जहाँ उसको फ़ौरन मौका मिले वहाँ क्या करे, प्रॉपर हैंड वॉश कर ले साबुन से। ठीक है, इस तरह आप अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन अगर प्रिकॉशंस में क्या है कि अगर कोई आदमी इससे इन्फेक्टेड हो गया है तो क्या करें? मान लीजिए कि मैं खुद ही से इन्फेक्टेड हो गया हूँ, तो अब मैं क्या करूँ? तो मेरे लिए सबसे मेन चीज़ ये है कि मैं इसको स्प्रेड ना करूँ और ज़्यादा फैलाऊँ ना। तो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होता है कि कंप्लीट रेस्ट लिया जाए, है ना, कंप्लीट रेस्ट ले, लोगों की मीटिंग से जो है ना अपने आप को बचाएं, मिलने जुलने से दूर करें लोगों को, खुद भी डिस्टेंस मेंटेन करें। ठीक है, डिस्टेंस मेंटेन करें। इसी तरह जो है वो अपने आप को बचाने के लिए अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, काफ़ी फ्लूइड का इंटेक लें। और उसके बाद फ्लूइड इंटेक लें और प्रिस्क्राइब जो एंटीवायरल मेडिसिन्स हैं डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करे उसको लें। इस तरह ये अब इसके ये प्रिकॉशंस हैं। तो प्रिवेंशन में आदमी जो है एनुअल वैक्सीन शॉट जो है वो ले लें, नहीं तो फिर जो है अवॉइड करें ऐसी जगह पर आने जाने से, ख़ासतौर से विंटर के सीज़न में, और मास्क का यूज़ करें। इसी तरह प्रॉपर हैंड वॉश करें, प्रिकॉशंस के अंदर कंप्लीट रेस्ट करें अगर इन्फेक्शन हो गया है तो,
और दूसरे को फैलाने से ज़्यादा इसको फैलने ना दे, अपनी वजह से दूसरे को हो जाए। एक आदमी जो इससे इन्फेक्टेड हो जाता है, इससे पहले भी बताया कि वो आदमी कम से कम 1 दिन बिफोर से लेकर 8 दिन तक इसका इन्फेक्शन फैला सकता है। ठीक है, ये हो गया इन्फ्लुएंजा के बारे में एक डिटेल में इसकी इंफॉर्मेशन रह गया इसका